जमीला का बेटा और बहू उसका खर्चा नहीं उठाते थे। वो अपनी बेटी का पेट पालने के लिए भीख मांगकर गुजारा करती। कुछ दिन गुजरे तो जमीला को पेट में दर्द होने लगा और वो सारी रात दर्द से तड़पती रहती। तो बहू कहने लगी माँ नाटक करती है, और जब जमीला का पेट फूलने लगा तो बहू बोली माँ के पेट में गुनाह पल रहा है। और फिर बेटे ने तैश में आकर माँ को बालों से पकड़कर निकाल दिया, और तड़पती माँ को देखकर बेटी उन्हें सरकारी अस्पताल ले गई। और थोड़ी देर बाद बेटे को अस्पताल से फ़ोन आया। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसकी रूह फना हो गई, क्योंकि जमीला शाम की नमाज़ पढ़कर जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो खाने की खुशबू ने उसकी भूख और बढ़ा दी थी। उसने अचानक से बाईं तरफ सामने किचन की तरफ देखा, जहाँ पर उसकी बहू मटर पनीर बना रही थी। मटर पनीर की खुशबू सूंघ कर तो जैसे उसके मुंह में पानी भर आया था। कितना अरसा हो चुका था उसे अच्छा खाना खाए हुए। उसे तो याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने कब मटर पनीर खाया था। वो तो इन सब का जायका भी भूल चुकी थी। उसने एक ललचाई नज़र किचन की तरफ डाली। उसकी बहू जो खाना बनाने में मगन थी, सास को जब अपनी तरफ नज़रें किए देखा तो माथे पर बल पड़ गए। वहीं पर सब छोड़कर किचन से बाहर आई और कमर पर हाथ रखकर कहने लगी, ये क्या टुकुर टुकुर देख रही हो? क्या खाने पर नज़र लगाने का इरादा है? जिस तरह तुम देख रही हो मुझे लग रहा है कि मेरे बच्चों और शौहर को ये हज़म होने वाला नहीं है। जमीला ने जब ये सुना तो फ़ौरन हड़बड़ा कर नज़रें फेर गई और कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं तो वैसे ही देख रही थी। मगर बहू तो शायद बगैर वजह के ही शोर मचाना अपना फ़र्ज़ समझती थी। उसने वहीं पर खाने का चम्मच उठाए जमीला को बातें सुनाना शुरू कर दी और कहने लगी, ख़बरदार, जो मेरे शौहर की कमाई पर और इस खाने पर नज़र रखी, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ये सब कुछ खा सको। जमीला की बेटी मारिया ने जब अपनी भाभी को माँ के साथ इस कदर बदतमीज़ी करते देखा तो कमरे से बाहर निकल आई और उससे कहने लगी कि भाभी, क्यों बगैर बात के शोर मचा रही हैं? क्या अब हम लोग अपनी आंखें भी बंद कर लें? क्या आपकी तरफ हम देख भी नहीं सकते? आपका खाना आपको ही मुबारक हो, हमें ये ज़िल्लत भरा खाना खाना भी नहीं। हमारे पास जो है हम उसी पर शुक्र अदा कर लेंगे। आप तो ऐसे शोर मचा रही हैं जैसे आप मायके से सब कुछ लेकर आई हों। ये मत भूलिए, ये सारी कमाई जिस पर आप राज करती फिर रही हैं, ये सब कुछ मेरे ही भाई का है। अब ये सब बातें चल ही रही थी कि तभी उज़्मा का शौहर यानी जमीला का बेटा शारिक घर में दाखिल हुआ। उसने जब अपनी बहन को सड़क कर अपनी बीवी से बात करते देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसे लगता था जैसे उसकी बीवी इंतहाई मासूम और मज़लूम है और उसकी माँ और बहनें हमेशा की तरह उसकी बीवी के साथ बेवजह लड़ाई कर रही हैं। वो गुस्से से आगे बढ़ा और कहने लगा, आज किस बिना पर मेरी बीवी के साथ तुम लोग झगड़ रही हो? क्या बिगाड़ा है आखिर इसने तुम लोगों का? थोड़ी देर के लिए इसे तुम लोगों के पास छोड़कर जाऊं तो तुम लोग ये सब कुछ शुरू कर देती हो। जमीला और उसकी बेटी को तो हैरान होकर बेटे का चेहरा देखने लगी। हमेशा की तरह एक बार फिर उज़्मा जीत चुकी थी और वो दोनों माँ बेटी हार चुकी थीं। दोनों खामोशी से वापस कमरे में जाकर बैठ गईं, जबकि उज़्मा की तो खुशी की कोई इंतहा न रही थी। दोनों मियाँ बीवी और बच्चे मटर पनीर मज़े और चटखारे ले लेकर खाने लगे, जबकि ये दोनों माँ बेटी कमरे में बैठी सिसक रही थीं। इन्हें तो किसी ने पूछा भी नहीं था। जमीला रोने लगी। सामने दीवार पर लगी शौहर की तस्वीर तो उसे और भी रोने पर मजबूर कर रही थी। वो बेटी के सीने से लग कर कहने लगी कि काश तेरे अब्बा ज़िंदा होते तो हम पर ये वक्त कभी ना आता। औरतें बेटा मांगती हैं ताकि उनका सहारा बने, उनके ख़ानदान में नाक ऊँची रहे और बुढ़ापे में उनका सहारा बने। मगर मेरा बेटा मुझ पर नेमत नहीं बल्कि जहमत बनकर आया है। क्या हर माँ का बेटा ऐसा ही होता है जैसा कि मेरा है? सारी ज़िंदगी इनको पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुँचाया, पढ़ाया लिखाया और आज इस मुकाम पर तक पहुँचा है तो ये बीवी का होकर रह गया है। ये सब देखने से पहले मैं मर ही जाती तो अच्छा था। बेटी ने जब ये बातें सुनी तो वो अपने आंसू पोंछते हुए माँ को सीने से लगाकर कहने लगी, माँ ऐसी बातें मत करो। जो कुछ भाई हमारे साथ कर रहा है कल को उसकी औलाद भी यही सब कुछ करेगी। तुम दिल पर मत लो, मैं हूँ ना, हम हर मुसीबत का सामना कर लेंगे। किसी न किसी दिन तो भाई की आंखें ज़रूर खुलेंगी, मगर ना जाने वो दिन कब आने वाला है। इस घर में 4 कमरे थे, तीनों पर उज़्मा ने कब्ज़ा कर रखा था और एक कमरा जिसमें कुछ साल पहले जमीला का शौहर अपनी भेड़ बकरियां जो कि उसने बड़े शौक़ से पाल रखी थीं उनको बांधा करता था, इस कमरे में अब जमीला और उसकी बेटी रह रहे थे। कुछ वक्त तक सब कुछ अच्छा रहा, मगर धीरे धीरे उज़्मा ने अपने शौहर को भड़काना शुरू कर दिया और पूरे घर पर अपना कब्ज़ा जमा लिया। आखिर बात इस हद तक बढ़ गई कि बेटे ने खरी खरी सुना कर कहा कि मैं तुम लोगों के खर्चे अब नहीं उठा सकता। तुम लोग बात बात पर मेरी बीवी को ताने देते हो, लिहाजा अब तुम लोग अपना बंदोबस्त खुद ही कर लो। मेरे पास इतनी रकम नहीं है जो तुम लोगों पर लुटाऊं।
उसने अपनी माँ और बहन को इस कमरे में भिजवा दिया जहाँ पर कभी जानवर बांधे जाते थे। माँ और बेटी के पास जो जमा पूंजी थी वो उसी से गुजारा कर रही थी, मगर अब धीरे धीरे वो रकम भी ख़त्म होने लगी थी। वो वक्त भी आने लगा जब जमीला के पास सिवाय कुछ आटे के कुछ भी नहीं बचा था। वो पूरे दिन में सिर्फ 2 रोटियां बनाया करती और दोनों माँ बेटी तीनों वक्त वही आधी आधी करके खाती रहती ताकि इनका गुजारा हो जाए। कई दिनों से तो उन्होंने दाल सब्जी का जायका तक न चखा था, मगर बेटे को परवाह कहाँ थी। वो तो अपनी बीवी बच्चों के साथ अच्छे अच्छे पकवान खा रहा था। जब जमीला बिल्कुल ही पैसों से खाली हो गई तो सोचने लगी कि अब बेटे से कैसे पैसे मांगे, क्योंकि उन्हें अपना पेट तो भरना था। उसे आज तक कभी इतनी झिझक अपने बेटे से महसूस नहीं हुई थी जितनी कि आज हो रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि बेटे से पैसे कैसे मांगे। आखिर हिम्मत करके वो अपने बेटे के पास चली गई। बेटे ने माँ को अपने कमरे में देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। कहने लगा कि खैरियत माँ, यहाँ क्यों आई हो? जमीला कुछ देर तो सोचती रही, फिर कहने लगी कि बेटा, मेरे पास पैसे नहीं रहे, खाने के लिए कुछ भी नहीं रहा, तो हो सके तो कुछ पैसे दे दो। हमारा तो तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, हम अपना अलग पका खा लेंगे, मगर इसके लिए कुछ पैसे भी तो होने चाहिए। उज़्मा वहीं मौजूद थी, उसके माथे पर बल पड़ गए थे। तभी शारिक कहने लगा कि मेरे पास इतनी रकम नहीं है, जो थी मैं वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों में लगा चुका हूँ। वैसे भी आपको ये सब कुछ पहले सोचना चाहिए था, जब आप मेरी बीवी पर जुल्म करती थीं और इससे बिला वजह लड़ा करती थीं। जमीला की तो आंखों में आंसू आ चुके थे। बेटे से इतनी बेइज्जती करवाने के बाद वह उठकर अपने कमरे में चली आई और सोचने लगी कि वो कैसे अपना और अपनी बेटी का पेट भरेगी। बेटा तो बिल्कुल ही बेगाना हो चुका था। उसके पास ना तो ऐसा कोई हुनर था और ना ही उसकी बेटी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। जवान बेटी थी, कल को इसकी शादी भी करनी थी और अब ये सारे खर्चे वो कैसे पूरे करती। सारी रात वो कुछ न कुछ सोचती रही और फिर आखिरकार वो एक नतीजे पर पहुंची। सुबह सुबह घर से बाहर निकल गई। उसने बहुत पुराना सा सूट पहन रखा था और जो चादर ओढ़ी थी वो भी पुरानी सी थी। वो इस मोहल्ले को छोड़कर दूसरे मोहल्ले में चली गई और लोगों के घरों के दरवाजे खटखटा कर अपनी मजबूरी सुनाकर पैसे लेने लगी। वो जिस घर में भी जाती और बताती कि मैं बेवा हूँ, जवान बेटी है और घर में कमाने वाला कोई नहीं है, हम कई दिनों से भूखे हैं, खुदा के लिए हमारी कुछ मदद कर दीजिए। लोग उसके दुखड़े सुनते तो 20-50 उसके हाथ पर रख देते, जिसे लेकर वो दुआएं देती। वो उसका पैसे मांगने का पहला दिन था। वो जिस घर में गई थी सभी ने उसे कुछ पैसे दिए थे और उसके पास 500 रुपये जमा हो गए थे, जिसे देखकर उसके चेहरे पर बहुत सुकून आया था। वो दुकान पर गई और कुछ राशन लेकर घर चली गई। जब घर वापस आई तो उसका बेटा और बहू भी उस वक्त बरामदे में ही मौजूद थे। जब उन्होंने माँ के हाथ में सौदा देखा तो अचंभे से माँ को देखने लगे। फिर जमीला से कहने लगा, ये सौदा कहाँ से लाई हो? माँ, तुम तो कह रही थी तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। जब पैसे नहीं थे तो ये सौदा कैसे आ गया? जमीला कुछ बोलती इससे पहले ही उज़्मा बोली कि ड्रामे हैं सारे इनके पास बहुत रकम है, बस अपने बेटे को देते हुए इनके हाथ कांपते हैं। जमीला ने किसी का सवाल का जवाब ना दिया और ठंडी सांस भरकर कमरे में चली गई। मारिया भी हैरान थी। कहने लगी कि माँ, तुम इतने पैसे कहाँ से लाई हो? पहले तो घर घर जाकर पैसे मांगने की शर्मिंदगी और फिर घर आते ही बहू और बेटे के तानों ने तो एक बार फिर जमीला को तोड़ दिया था। वो चादर में अपना चेहरा छुपाए कितनी देर रोती रही। उसने तो ज़िंदगी में कभी भी नहीं सोचा था कि उस पर ये नौबत भी आएगी कि उसे घर घर जाकर पैसे मांगना पड़ेंगे। खैर, उसने अपनी बेटी को बताया कि मैं कुछ घरों में गई थी, उन्हें अपनी मजबूरियाँ बताई तो ये पैसे उन्होंने ही दिए हैं। बेटी ने जब ये सुना तो एक पल को उसकी सांस रुकी थी और यही दुआ करने लगी कि खुदा ऐसी नौबत किसी भी माँ, बहन और बेटी पर ना लाए कि उसका वारिस मौजूद हो और उसके बावजूद उसे दर दर ठोकरें खाकर पैसे मांगने पड़े। खैर, ज़िंदा रहने के लिए और पेट भरने के लिए सब तो करना था। आज जमीला भी पनीर लेकर आई थी और उसने अपने और अपनी बेटी के लिए पनीर बनाया था। जब उज़्मा ने ये देखा तो शक की नज़रों से अपनी सास और नंद को देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक इनके पास इतने पैसे कैसे आ गए। अभी तो ये लोग एक वक्त के खाने के भी पैसे मांग रहे थे और अब अचानक इतने पैसे की पनीर भी बनाकर खा रही हैं। वो इसी सोच में डूबी हुई थी जब उसने देखा कि सुबह सुबह उसकी सास एक बार फिर बुर्का पहने हुए घर से निकल गई। इस बार जब जमीला उसी मोहल्ले में गई और उन्हीं घरों को दोबारा खटखटाया और पैसे मांगे तो लोगों ने इसे घूर कर देखा और कहने लगे कि माई, माफ़ करो, कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें पैसे दिए थे, अब क्या तुम रोज़ रोज़ आती रहोगी और हम रोज़ रोज़ तुम्हें पैसे देते रहेंगे? कई घरों ने तो पैसे देने से मना कर दिया। कहने लगे कि माफ़ करो, दोबारा ना आना, हट्टी कट्टी हो, कोई काम क्यों नहीं करती? तुम जैसी तो फ्रॉड होती हैं, घर घर जाकर पैसे मांगती हैं और बाद में अय्याशियाँ करती हैं।
लोगों की बातें तो जमीला पर खंजर की तरह चल रही थी, मगर वो किस किस को यकीन दिलाती। जब तक 500 रुपये का लाया राशन ख़त्म नहीं हुआ, जमीला घर से नहीं निकली थी। मगर अब मजबूरी थी। उसने पिछले घरों को छोड़ा और नए घरों में जाकर पैसे मांगने लगी। जिनके लिए वो नई थी उन्होंने तो पैसे दे दिए, मगर बहुतों ने उसे धुतकार दिया था। उस रोज़ जमीला को काफ़ी देर हो चुकी थी। वो शाम के बाद ही घर में दाखिल हुई थी, जबकि उसकी बेटी घर में परेशान बैठी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। उज़्मा को तो वैसे ही शक हो चुका था। सोच सोच कर पागल हो चुकी थी कि आखिर उसकी सास कहाँ जाती हैं कि वापसी पर उसके पास इतना राशन होता है। जब उसकी सास वापस आई तो काफ़ी थकी हुई थी। जमीला की सास फूली हुई थी और चेहरा लाल हो रहा था। इतना लंबा पैदल चलने से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो चुका था। वो चलती हुई कमरे में आई और बेटी से कहने लगी कि जल्दी से ठंडा पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। जबकि उज़्मा फ़ौरन ये सारी बात अपने शौहर को बताने लगी और उसके कान भरने लगी कि तुम्हारी माँ ना जाने कहाँ जाती हैं। जब आती हैं तो उसके पास पैसे होते हैं। क्या तुम्हारे अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ है भी नहीं? अपनी माँ से सवाल क्यों नहीं करते? आखिर वो किधर जा रही हैं? ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? शारिक उस वक्त कुछ ना बोला। कहने लगा कि तुम फजूल ही ज़्यादा बोल रही हो। गई होगी किसी रिश्तेदार के घर पैसे लेने। फालतू में मेरा दिमाग मत ख़राब करो। उस दिन जमीला के पास 1000 रुपये जमा हो चुके थे, जिनसे वो बाद में राशन ले आई थी। मगर उस दिन उसकी तबीयत इतनी ख़राब हुई थी कि वह बिस्तर से जा लगी। उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, उससे उठा भी नहीं जा रहा था। पूरे जिस्म में दर्द की टीसें उठ रही थीं। सारी रात वो सुकून से सो ना सकी। उसकी ख़राब तबीयत देखकर मारिया परेशान हो गई। उसने सोचा कि क्यों ना भाई को बताऊं माँ की तबीयत के बारे में। कम से कम वो डॉक्टर के पास ले जाएं या फिर दवा का बंदोबस्त कर दें। जब शाम को भाई घर आया तो वो भाई के पास चली गई और माँ की तबीयत के बारे में बताते हुए बोली कि आप माँ को डॉक्टर के पास ले जाएं या स्टोर से दवा ला दें। माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। कल रात से वो सुकून से सो नहीं सकी। उज़्मा के शौहर ने जब ये सुना तो एक कड़ी नज़र अपनी बहन के चेहरे पर डाली। कहने लगा कि जब मैं बाहर था तब नहीं बता सकती थी। अब मैं दोबारा से घर से बाहर जाऊं और दवाइयाँ लेकर आऊं? क्या मेरा दिमाग ख़राब नज़र आ रहा है तुम्हें? भाई के इस कदर सख्त अल्फाज सुनकर तो वो सहम चुकी थी। बहरहाल खामोशी से वो निकल आई। वो जान चुकी थी कि उसका और उसकी माँ का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने खुद ही चादर ओढ़ी और घर से बाहर चली गई। मेडिकल स्टोर पर जाकर अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताया और कुछ दवाइयाँ लेकर घर चली आई। दवाइयाँ भी इस कदर महंगी थीं कि जो पैसे बचे थे दोबारा राशन लाने के लिए वो पूरे इन दवाओं पर लग चुके थे। रास्ते में वो घर वापस आ रही थी, तब तक अंधेरा फैल चुका था। उसे डर भी लग रहा था क्योंकि वो अकेली थी। जैसे ही वो अपने घर की गली की तरफ मुड़ी तो अचानक कुछ आवारा लड़के उसका पीछा करने लगे और सीटियाँ बजाने लगे। बार बार हंस हंस कर कमेंट करने लगे। ये सुनकर तो मारिया की जान निकलने लगी। वो इस कदर तेज़ कदम उठाकर घर की तरफ आ रही थी जैसे दौड़ रही हो। तभी उन लड़कों के कदमों की आवाज़ भी उसे अपने करीब महसूस होने लगी। वो भागते हुए घर की तरफ आ रही थी कि जैसे ही घर के सामने पहुंची तो घर से उसका भाई बाहर निकल रहा था, जो गुस्से में आग बबूला शायद उसे ही देखने के लिए आ रहा था। मगर अब जब उसने अपनी बहन को और उसके पीछे मोहल्ले के आवारा 2-3 लड़कों को देखा तो उसका पारा हाई हो गया। उसने गली से कुछ पत्थर उठाए और उन लड़कों को गालम गलोच करते हुए मारने लगा। वो पत्थर उनमें से एक लड़के को लगा था, जबकि बाकी भाग चुके थे। उसने अपनी बहन को बाजू से पकड़ा और उसे घर के अंदर लाकर फर्श पर पटका। उस्मा तो थी आग लगाने वाली। फ़ौरन कहने लगी, देख लो अपनी माँ बहन की करतूत। पहले माँ सारा सारा दिन घर से बाहर रहती थी और अब बहन की हालत भी देख लो। शाम के बाद घर से बाहर चली गई। आज तक मैंने कभी दिन की रोशनी में भी घर से बाहर कदम नहीं निकाला। और ये तुम्हारी बहन कैसे रात के अंधेरे में मुँह उठाए घर से बाहर निकल गई? तुम इससे पूछो ये रात को क्या करने गई थी और तुम्हारी माँ आखिर क्या करती हैं जाकर जो पैसे लेकर आती हैं। शारिक तो आग बबूला हो चुका था। मारे गुस्से के उसने अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि बेचारी की नाक और मुंह से खून आना शुरू हो चुका था। वो रोते हुए कहने लगी कि मैं बस स्टोर से माँ की दवा लेने गई थी, जो तुमने नहीं लाकर दी तो मैं इन्हें यूँ दर्द से तड़पता तो नहीं देख सकती थी। मगर उसे यकीन ना आया। वो बहन को शक की नज़र से देखने लगा और ऐसे अल्फाज कहने लगा कि माँ ने जब शोर सुना तो कमरे से बाहर आ चुकी थी और बेटे से बेटी को छुड़वा कर कमरे में ले गई। उसका शरीर दर्द से काँप रहा था, मगर उसने वो दवा अपनी माँ को दी और फिर खुद अपने अब्बा को याद करके रोने लगी। इन दवाओं से कुछ देर के लिए तो जमीला की तबीयत ठीक हुई थी, मगर अगले दिन से उसके पेट में बहुत दर्द उठने लगा। इस कदर तेज़ दर्द था कि उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या है। दर्द की लहर इस कदर तेज़ हो जाती थी कि उसे बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता।
वो दर्द से चिल्लाने लगती, चीखने लगती और बेटी का हाथ मजबूती से थाम कर कहती, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में कोई चीज़ कट रही हो। दर्द मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बेटी ने जब ये हालत देखी तो सीधा अपने भाई के पास गई और एक बार फिर रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें उल्टियाँ आ रही हैं और पेट में दर्द हो रहा है, आप उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं गई तो फिर आप मुझ पर और भाभी गलत इल्ज़ाम लगाएंगे। उज़्मा ने जब ये सुना तो फ़ौरन मुंह पर हाथ रखकर शौहर से कहने लगी कि देख लें अपनी माँ की करतूत, इसी बात का डर था मुझे, तुम्हारी माँ ने तो इस उम्र में अपने जवान बेटे और पोतियों का भी लिहाज नहीं किया। देख लो क्या कर चुकी हैं वो, तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। उज़्मा के अल्फाज शारिक समझ चुका था। ये तो उसने कभी सोचा भी ना था कि उसकी माँ ऐसा कर सकती थी। उसने मारे गुस्से के माँ के कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खोला। माँ जो पहले ही दर्द से तड़प रही थी, उसने माँ को उठाया और धक्के देकर बहन समेत घर से बाहर निकाल दिया। कहने लगा कि मुझे तो शर्म आती है कि मैं तुम जैसी औरत का बेटा हूँ। तुमने इतना गंदा तरीका अपनाया पैसा लाने का, इससे तो अच्छा था मर ही जाती। माँ और बहन तो हैरत से उसे देख रहे थे, आखिर हुआ क्या था और उन्होंने क्या किया था। माँ तो दर्द से कराहती हुई वहीं घर के बाहर दीवार से टेक लगाकर बैठ गई, जबकि बहन पहली बार भाई से ऊंची आवाज़ में बात करने लगी थी। कहने लगी कि खुदा का वास्ता है तुम मर्द बनो, कोई कठपुतली नहीं हो, अपनी सोच का इस्तेमाल करो। क्यों अपनी बीवी की पढ़ाई हुई पट्टियों पर हम पर लगाते रहते हो? क्या तुम्हारी अपनी अक्ल और सोच नहीं है? तुम क्या कह रहे हो? खुदा से डरो, जो तुम कुछ आज कर रहे हो कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। मगर उसने बहन को भी गालियां देकर घर से निकाल दिया। मारिया ने जब माँ की तबीयत बिगड़ती देखी तो फ़ौरन माँ को उठाया और सरकारी अस्पताल ले गई, जहाँ पर उसकी माँ के टेस्ट होने लगे। वो अकेली तनहा लड़की आसपास से गुजरते लोगों को देखकर रो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और कहाँ जाए। वहीं रात के 12 बजे का वक्त था जब जमीला के बेटे का मोबाइल बजा। उसने मोबाइल कान से लगाया तो उसे अस्पताल से फ़ोन आया था, जिसे सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उज़्मा भी जाग चुकी थी। शौहर का उड़ता हुआ रंग देखकर कहने लगी कि क्या बात है, क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों लग रहे हो? वो कुछ भी कहे बगैर फ़ौरन दौड़ा दौड़ा अस्पताल तक पहुंचा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ को कमरे से बाहर ले जाया जा चुका था, सफ़ेद चादर उस पर उड़ाई जा चुकी थी। डॉक्टर का कहना था कि इनका लीवर ख़त्म हो चुका था और इनके पेट में पानी भर चुका था, जो कि इतना ख़तरनाक हद तक बढ़ता ही चला गया और अब जब पूरे शरीर में फैलने लगा तो इनकी मौत हो गई। ये सुनकर तो वो सकते की हालत में आ चुका था। उसे अपनी माँ याद आने लगी। उसके ज़मीर ने उसे एक ज़ोरदार तमाचा मारा था। वो किस कदर गलत था, जबकि उसकी बहन अकेली तनहा माँ को यहाँ तक लेकर आई थी और हर मामला संभाला था। हालांकि उसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 17 साल थी। वो अपनी माँ की मैयत को देखकर फ़ौरन आगे बढ़ा, मगर उसकी बहन ने आगे बढ़कर धक्का देकर माँ की मैयत से भाई को अलग कर दिया और पहली बार इस कदर तेज़ चीखी कि लोग मुड़कर उनकी तरफ देखने लगे। कहने लगी कि खबरदार, जो तुमने मेरी माँ को हाथ भी लगाया, लानत है तुम जैसी औलाद पर, तुम जैसे बेटों पर, तुम जैसे भाइयों पर। ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती। इनका रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ मेरे बाप से था और फिर मुझसे है। तुम जाकर अपनी बीवी के मुरीद बनकर बैठो। तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के नहीं बल्कि बीवी के कदमों में है। जो कुछ तुमने अपनी माँ के साथ किया है ना, उसका फल भुगत कर ही जाओगे। मारिया उसकी मैयत अस्पताल से कब्रिस्तान तक लाई। उसने लोगों की मदद से अपनी माँ को दफनाया था, मगर भाई का 1 रुपया भी नहीं लिया था। उसके बाद वो खुद भी अनाथालय में जाकर रहने लगी। उसका भाई कितनी बार आया, मगर उसने जाने से इनकार कर दिया। कहने लगी कि तुम मेरी माँ के कातिल हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। मुझे उस वक्त का इंतज़ार है जब तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी जैसा तुमने मेरी माँ के साथ किया। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि भाई को माफ़ ना करने का मारिया का फ़ैसला सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।